नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो सातवां प्रैक्टिस सेट हम देख रहे थे। पहला पार्ट इसका हमने देखा था। साइड में आई बटन में स्टार्टिंग के 25 प्रश्न सेट नंबर 7 के आपको मिल जाएंगे। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें इसके आगे के प्रश्न नंबर 26 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 26 से। प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बर्ड फ्लू है विषाणु है? N5H1 या फिर NH5 या फिर NH5 या फिर H5N1, इस टाइप से चार नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। जो बर्ड फ्लू होता है ना, ये आपका एक प्रकार का संक्रमण होता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका H5N1 जो है सही हो जाएगा। H5N1 एवियन बर्ड इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसके कारण जो है ये होता है, और पक्षियों में ये प्राकृतिक रूप से जो है वो अति निकटता के कारण जो है वो फैलता है। अगर बात करें पहली बार ये कहां देखने को मिला था, तो आपका दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें पहली बार 1961 में 1961 में इसे पक्षियों में जो है वो पाया गया था। ये जो वायरस है ये 48 घंटे में अपना 100% प्रभाव जो है वो जमा लेता है, आप कह सकते हैं। और अगर बात करें बर्ड फ्लू जो है इसका पहला मानवीय संक्रमण जो है मानव में जो है वो कहाँ देखने को मिला, तो हांगकांग में जो है वो देखने को मिला था। हांगकांग में 1997 में देखने को जो है ये मिला था। अगला देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज जो है आपको बताना है। सोडियम है या फिर गंधक है या फिर पोटेशियम है या फिर जो है वो लोहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पोटेशियम जो है वो बिल्कुल सही होगा। पोटेशियम जो है आपका ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो है आवश्यक खनिज है। शरीर जो है उसके हृदय को या उसकी सही कार्यशीलता हृदय की जो है उसके लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होना जो है वो जरूरी है। और ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि एक ऐसा पदार्थ जो कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के साथ मिलकर शरीर में जो विद्युत शक्ति है उसका संचालन जो है वो बनाए रखता है। और साथ ही साथ पोटेशियम हृदय की सही कार्य कुशलता के अलावा हड्डियों और मांसपेशियों की सिकुड़न, पाचन क्रिया और मांसपेशियों की क्रियाशीलता में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल या फिर तारपीन तेल। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए जो सीटेन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझने से पहले आप थोड़ी सी और बेसिक चीजों को समझिए। तो सबसे पहले बात करते हैं धात्विक ध्वनि, मेटेलिक साउंड क्या होते हैं। तो कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनके वायु मिश्रण का जो जलन होता है वो इंजनों के सिलेंडर में समय के पूर्व हो जाता है। इससे ऊष्मा क्या होती है, पूरी तरीके से कार्य में परिवर्तित ना होकर के धात्विक ध्वनि जो है उत्पन्न करती है, जो मैंने कहा मेटेलिक साउंड। तो ये जो धात्विक ध्वनि होती है इसी को हम कहते हैं अपस्फोटन। अपस्फोटन इसी को कहते हैं। और इसी अपस्फोटन को कम करने के लिए ऐसे ईंधन जो होते हैं उनमें कुछ ऐसे यौगिक मिला दिए जाते हैं जिससे क्या होता है इनका जो अपस्फोटन है वो कम हो जाए। पर ऐसे ही यौगिकों को अपस्फोटन रोधी यौगिक के नाम से जो है वो जानते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें पेट्रोल और डीजल जैसे कि अगर बात करें, तो पेट्रोल और डीजल के जो अपस्फोटन होता है उसको ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहां से आपका सीटेन संख्या जो है वो निकल करके आया है। अब आपको समझ में आया होगा कि किस इनमें से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डीजल के साथ आप जो है वो जाएंगे। पेट्रोल भी आपका होता है, पर ज्यादातर जो पेट्रोल है उसके लिए ऑक्टेन नंबर आप देखेंगे और जो डीजल है उसके लिए सीटेन नंबर। तो सीटेन संख्या यहाँ पर पूछी गई थी, इसलिए आपका डीजल जो है यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग जो है वो होता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिंक आयोडाइड। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हुए भी आपको देखने को मिलता है। कृत्रिम वर्षा की अगर बात करें तो सिल्वर आयोडाइड आपका जो है वो सही होगा। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए यूज होता है पदार्थ। 1946 की बात है, 1946 की
इसमें जो है वान गुट जो है उन्होंने सिल्वर आयोडाइड विधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास जो है वो किए थे। उनका नाम था ही बी वान गुट। तो डायरेक्ट वान गुट आप नाम याद रख सकते हैं। इन्होंने देखा क्या था, इन्होंने देखा कि बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करने पर जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है, और शीतल होने पर, ठंडा होने पर क्या होता है, इससे सिल्वर आयोडाइड के छोटे छोटे कण या अत्यंत सूक्ष्म कण जो है उनका निर्माण हो जाता है, जो कि धुएं के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। अगर बात करें महंगी सस्ती की, तो जो सिल्वर आयोडाइड की जो कृत्रिम वर्षा की विधि होती है ये आप कहेंगे सस्ती होती है, क्योंकि इस प्रविधि में सिल्वर आयोडाइड की जो है बहुत थोड़ी सी मात्रा की ही आवश्यकता जो है वो पड़ती है। अगला है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल जो है उसके निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर जो है वो उत्तरदायी है। अच्छा प्रश्न है, बताइए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहेगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करते रहे। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। एक चीज यहाँ पर प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश में भी सभी नाम दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रश्न के हिंदी नाम ना देकर के डायरेक्ट इंग्लिश नाम ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपने यूपी टेट के पेपर में दिया देखा भी होगा, जिन्होंने भी यूपी टेट की तैयारी की है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर उसके कराए थे, उत्तर प्रदेश भर्ती से ही संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आयन मंडल यहाँ पर सही होगा। जब भी बात हो रेडियो तरंगों की, तो आयन मंडल, आयनोस्फेयर जो है आपको याद रखना है। और जो आयन मंडल होता है, इसकी जो सबसे निचली वाली जो लेयर होती है, परत, जिसे हम डी लेयर कहते हैं, उससे रेडियो की लंबी तरंगें जो है उनका परावर्तन होता है। जो डी परत है, इसके ऊपर ई परत होती है, उससे रेडियो की मध्यम तरंगें परावर्तित होती हैं। और ई परत के ऊपर एक और परत होती है जिसका नाम होता है एफ लेयर, जिससे रेडियो की लघु तरंगें जो है वो परावर्तित होती हैं। तो इस टाइप से जो है वो तीन परतें आपको देखने को मिलती हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। यहां से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो सबसे पहला है मूल्यांकन करे करके लिखा हुआ है 0.623 के ऊपर आपका लाइन खींची है, जिसे हम बार कहते हैं, और नीचे जो है चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको बताना है कैसे आप करेंगे। और यहाँ पर जो बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई भी संख्या जो है उतनी बार रिपीट हो रही है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 3 पर बार लगा है, कहने का मतलब है इसका जो मान है कुछ इस प्रकार से है, 6 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, इस टाइप से। तो बार बार ना लिख के सीधे बार इस टाइप से जो है वो लगा दिया जाता है। ये तो हो गया बेसिक चीज। अब बात करें इस प्रश्न को आप करेंगे कैसे। करने का जो तरीका होता है वो आपका दशमलव भिन्न प्रणाली होती है। उस दशमलव भिन्न प्रणाली में जो भी पूरी टोटल संख्या दे रखी है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। जैसे 623 है यहाँ पर, तो 623 को एज इट इज ऐसे ही जो है वो लिख देंगे। दूसरे नंबर पर हम ये करते हैं कि जिन संख्या पर ग्राफ यानी कि जो बार है वो नहीं लगा है, जैसे यहाँ पर 6 पर नहीं लगा है, तो उतनी संख्या से हम इसमें से जो है वो माइनस कर देते हैं। तो माइनस जो है वो 6, बटे का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जितनी संख्याओं पर जो है ये बार लगा हुआ है, उतनी बार बटे में 9 लिख देते हैं। तो 9 और 9, और साथ ही साथ दशमलव के बाद जितनी भी आप संख्या देख रहे हैं जिसमें बार नहीं लगा है, बटे में उतना ही जीरो भी लगा देते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 623 में से 6 घटाएंगे तो 617 होगा, और बटे में आपका 990 होगा। तो 617 बटे 990, सी वाला देखिए ऑप्शन दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि दो संख्याओं का योग आपको 22 दे रखा है। यही वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था। और एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या जो है उसके 6 गुने के बराबर है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या जो है वो कौन सी होगी, 12, 15, 10 या फिर 16। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। इस टाइप के प्रश्न को आप, बहुत ही अच्छा तरीका है कि ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से देखिए सारी शर्तें चेक कर सकते हैं। दो संख्याओं का योग यहाँ पर 22 कह रहा है, और प्रश्न में पूछा गया इन दोनों में से बड़ी संख्या आप बताइए। तो बड़ी संख्या यानी 12 दे रखी है। अगर बड़ी संख्या आपको 12 पता चल गई, तो छोटी संख्या कौन सी होगी। जब दो संख्याओं का योग ही 12 है, तो जाहिर सी बात है छोटी संख्या आपकी 10 हो जाएगी, क्योंकि 10 और 12 जोड़ के ही तो आपका 22 आएगा। आगे कह रहे हैं एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 6 गुना जो है उसके बराबर है। अगर आप इस 10 का 5 गुना करेंगे तो 50 होगा, और इसका 6 गुना करेंगे 12 छक्के 72। तो ये तो आपस में बराबर नहीं है। पर यहाँ पर ऐसी शर्त नहीं लिखी हुई है कि पहली का गुना या दूसरे का, तो आप इसको रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं। यानी
पहली वाली का 6 गुना कर दीजिए तो 10 का 6 गुना 60 हो जाएगा, और दूसरी का 5 कर देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। देखिए ये आपस में बराबर है, यानी सारी आपकी पूरी हो रही, आगे ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, ए वाला यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर बात करें एक्स मान के, तो एक्स और वाई आप दो मान सकते हैं, यहाँ पर दो संख्या है, प्रश्न में कह रहा है दोनों का योग 22 है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 22, समीकरण 1 बना दीजिए। ये दूसरा जो समीकरण कह रहा है एक संख्या का 5 गुना यानी 5x हो जाएगा, दूसरी संख्या के 6 गुने यानी बराबर 6y के हो जाएगा, उसे समीकरण 2 मान लीजिए। फिर समीकरण 2 और 1 का मान एक दूसरे में रख लीजिए, वहां से xy का मान निकाल लीजिए, आराम से वहां से भी आंसर आ जाएगा। जो आपको इजी पड़े उससे आप कर सकते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। अंडर रूट में 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, इसका मान आपको जो है वो बताना है। अब इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। फॉर्मूला देखिए कौन सा बन रहा है, तो ये आपका 20 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, और ये माइनस 16 स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस b और ब्रैकेट में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है, आप सभी ने पढ़ा है। अगर बात करें इसी फॉर्म में इसको लिखने पे, तो कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 6 और 20 माइनस 6, और साथ में अंडर रूट भी लगा रहेगा, आराम से लिख सकते हैं। तो 20 प्लस 6 नहीं, 20 प्लस 16 और 20 माइनस 16, 20 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36, अंडर रूट लगा रहेगा, और बीच में अगर चिन्ह देखेंगे तो मल्टीप्लाइड का होगा क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट, और 20 माइनस 16 अगर बात करें तो आपका 4 होगा, तो 36 गुणे 4 आपका आएगा। चाहें तो इसको डायरेक्ट आप गुणा करने के बाद उसका अंडर रूट निकालिए, या तो फिर 36 का आप जानते हैं 6 का होता है, और 4 जानते हैं आप 2 का होता है, तो 6 दूना 12 होता है, 12 आंसर आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 34 नंबर प्रश्न है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार जो है वो शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक जो है वो बढ़ जाता है। आपको बताना यह है कि वस्तु x का भार जो है यहाँ पर कितना है, 28, 36, 82, 63, कौन सा इनमें से सही होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि फर्म में जो पुरुष कर्मचारी है उनकी संख्या x है, क्योंकि प्रश्न में वस्तु x का भारी जो है वो पूछा गया था। नहीं तो x ना मानिए क्योंकि x तो ऑलरेडी पूछा ही गया है। प्रश्न में हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 है तो टोटल कितना होगा, 25 गुणे 50, यानी कि टोटल 1250 किलोग्राम जो है यहाँ से निकल के आ जाएगा। आगे कह रहा है यदि इसमें किसी अन्य वस्तु x का भार भी शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आपका पहले कितना था, 50 किलो था, बाद में आपका एक्स भार और शामिल करने से औसत 500 ग्राम बढ़ रहा है, यानी 50 बढ़ रहा है। तो 50 पहले था, बाद में 5 और बढ़ेगा, तो बढ़ के टोटल कितना हो जाएगा, 50.5 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 500 ग्राम बढ़ रहा है, 500 ग्राम मतलब आधा किलो। तो 25 वस्तुओं का औसत भार 1250 था, पर जब इसमें एक्स का भार शामिल किया जा रहा है तब टोटल कितने हो गए, 26 हो गए, और भार कितना हो गया, 50.5 हो गया। तो टोटल निकालने के लिए 26 गुणे 50.5 कर सकते हैं, तो गुणा करने पर आएगा आपका 1313 किलोग्राम। अब पहले 1250 था, उसके बाद 1313 हो गया, डिफरेंस जो होगा वही एक्स का भार हो जाएगा जो कि प्रश्न में जो है वो पूछा गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 63 किलो होगा। आपका डी वाला यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लास्ट 35 नंबर प्रश्न, मैथ सेक्शन का, क्योंकि मैथ के 5 ही प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं, बाकी ग्राफ रूप में आते हैं। तो प्रश्न है किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है, उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत जो है वो कितना है। तो पुरुष कर्मचारियों का वेतन दे रखा है, यहाँ पर महिला का दे रखा है, तो एक्स वाई मान के आप कर सकते हैं। फर्म में जो पुरुष कर्मचारी उनकी संख्या मान लीजिए एक्स, और औसत वेतन उनका 5200 है टोटल, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, 5200 गुणे एक्स, जैसे हमने एवरेज में क्वेश्चन किया था। महिला में से महिला कर्मचारियों की संख्या मान लीजिए वाई, और महिला कर्मचारियों का कुल वेतन 4200 है, तो 4200 गुणे वाई, 4200 वाई हो जाएगा। सभी कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो यहाँ से 5000 के साथ साथ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में और साथ में इसी में मल्टीप्लाइड होके आ जाएगा। समीकरण आप क्या बना सकते हैं यहाँ से, तो 5200 आपका एक्स और प्लस 4200 के साथ हमने वाई माना था, तो 4200 वाई, और ये बराबर हो जाएगा जो औसत वेतन है उसके, यानी 5000, और एक्स प्लस वाई अंदर गुणा हो जाएगा, तो 5000 एक्स प्लस 5000 वाई, इसके बराबर जो है वो हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करने लेना है। यहाँ से एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो रेशियो के फॉर्म में निकल कर आएगी, 4:1 के फॉर्म में। एक्स अनुपात वाई की वैल्यू 4:1 के फॉर्म में आएगी।
यहाँ से x का मान निकालने के लिए 4 का जैसे निकालना है तो 4 और गुणे में टोटल का 100 और बटे में 5, तो इस टाइप से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 4/5 गुणे 100। 5 से अगर 100 को काटेंगे और 4 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा। 80% आपका बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये आपके हो गए मैथ के प्रश्न। अब हमारे स्टार्ट होते हैं हिंदी के प्रश्न। प्रश्न नंबर 36 से बताइए, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम जो युग है वो किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, शुक्ल युग को या फिर प्रेमचंद युग को? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है वो भारतेंदु युग जो है इसमें आता है। टाइम की अगर बात करें तो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक आपको देखने को जो है वो मिलता है। द्विवेदी युग का जो टाइम है वो आपका 1900 से लेकर के आपका 1918 तक ईस्वी जो है उस तक देखने को जो है वो मिलता है। और शुक्ल युग के बारे में आप जानते हैं कि आलोचना और निबंध लेखन के लिए बहुत ज्यादा जो है ये चर्चा में है। चर्चा कहने का मतलब है कि जितनी भी पंक्तियां आप देखेंगे निबंध लेखन से संबंधित, आलोचना से संबंधित, वो आपको शुक्ल युग से ही देखने को मिलती है। प्रेमचंद युग में आपको क्या देखने को मिलता है? उपन्यास लेखन। तो आपका ए वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि एक करेला डैश लोकोक्ति आपको पूरी करनी है। दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला या दूजा नीम चढ़ा? कौन सा इनमें से सही होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका होता है एक करेला, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। आपका आंसर डी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अर्थ क्या होता है इसका? एक के साथ दूसरा दोस्त, कहते हैं ना कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। 38 नंबर प्रश्न में आपसे सदैव शब्द में संधि पूछी गई है। गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे पहले तो संधि विच्छेद पता होना चाहिए। सदैव का क्या होता है? सदा प्लस एव संधि विच्छेद होता है। कौन सी संधि होगी यहाँ पर? तो वृद्धि संधि। आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, जिसमें आप देखेंगे तो आ या बड़ा आ के बाद ए और ए आता है तो दोनों मिलकर आपका ए जो है वो हो जाता है। और जैसे इसके एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल है, एक प्लस एक एक बनता है आपका। वनौषधि आपका है, वन प्लस औषधि। महोदौर्य होता है, महा प्लस औदार्य। इस टाइप से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। 39 प्रश्न आपका है, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। ये जो त्रुटि युक्त वाक्य है इसमें शुद्ध वाक्य आप पहचानिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया या मैंने हस्ताक्षर कर दिए? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? त्रुटि युक्त वाक्य जो है उसके लिए आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पर जो है वो छाटना है। चलिए बात करते हैं आंसर की। डी वाला यहाँ सही होगा, मैंने हस्ताक्षर जो है वो कर दिए हैं। हस्ताक्षर आपका नित्य बहुवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी यहाँ पर बहुवचन की होगी, इसलिए शुद्ध वाक्य आपका मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं जो है ये होगा। 40 लास्ट प्रश्न है हिंदी का, इसके बाद इंग्लिश के होंगे कि विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को आपको पहचानना है। तो लभ्य, अलभ्य, शेष, अशेष, शिष्ट, परिशिष्ट, शीर्ष, तल, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? यानी गलत यहाँ पर जो है वो छाटना है आपको, अनुचित मतलब गलत छाटना है। आंसर की बात करते हैं तो शिष्ट परिशिष्ट जो दे रखा है ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता विलोम, शिष्ट का अपशिष्ट विलोम होता है। क्या होता है? अपशिष्ट। देखते हैं चलिए अब इंग्लिश के प्रश्न। इंग्लिश में एक पैराग्राफ दे रखा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका पैराग्राफ दे रखा है। थोड़ा सा इसको अगर शॉर्ट में पढ़ने का प्रयास करें तो अ फैमिली ऑफ 17 एट कंदुलीमरी विलेज इन धिंग अ टाउन सम 150 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी असम हैज बीन सडनली। यहाँ पर अगर आप देखें तो हिमा दास जो है उनके घर की बात की गई है, जो कि आप सभी जानते हैं जो रेस होती है उसमें उन्होंने जो है, जो ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने मेडल हासिल किया था। इसमें उसी के बारे में लिखा है 400 मीटर रेस एट द वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप ऑन थर्सडे तो विन। साथ ही साथ उनके गांव के बारे में भी लिखा है कि गांव से बिलोंग करती हैं इस टाइप से। और ये ऐसी स्टोरी है जो सभी को जो है वो पता होना चाहिए, उन पर प्राउड होना चाहिए। और यही सारी चीज़ें शॉर्ट में थोड़ा सा हम बता रहे हैं केवल आपको। साथ ही साथ जो उनका टैलेंट है वो सबसे पहले
जो स्पॉट हुआ था वो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर एट द लोकल जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 में जो है वो देखने को मिला था। व्हेन ही सॉ हर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ थिंक पब्लिक स्कूल, वहां पर से स्टार्ट हुआ था। और साथ ही साथ जो प्रीवियस कैरियर है उसके बारे में भी लिखा और कैसे उन्होंने सारी चीजों को इम्प्रूव किया। अब देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न। प्रश्न आपका 41 है, व्हाट सेट्स हिमा अपार्ट फ्रॉम अदर एथलीट्स? हर कॉन्फिडेंस, हर प्रैक्टिस, हर फियरलेसनेस या फिर हर स्ट्रेंथ? बताइए कौन सा सही होगा। तो हिमा दास के बारे में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर की बात करते हैं तो उनके कॉन्फिडेंस को जो है वो बताया गया है, जो कि आपने ऊपर लाइन नंबर 3 में जो है वो देखा भी था। 42 प्रश्न है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात करते हैं आंसर की। बी वाला यहाँ पर ये जो है वो बिल्कुल सही है। इट इज यू हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल। तो आपसे प्रश्न में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ही जो है वो पूछा गया था। पहले सेंटेंस में देखिए, तो पॉलिटिक्स आर द सब्जेक्ट विच इज टॉट, तो ये जो इज यहाँ पर आया है ये यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, पर इज एम आर यहाँ पर जो पॉलिटिक्स के बाद आया है ये गलत है। यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज जो है वो यूज होगा। तो पॉलिटिक्स इज आपका द सब्जेक्ट करके सेंटेंस हो जाएगा, तब सही होगा। डी में देखें तो गंगा लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या द गंगा होगा, द गंगा होगा, तब आपका सेंटेंस बनेगा द गंगा इज अ फेमस रिवर ऑफ इंडिया। 43 आपका प्रश्न है, द वेदर आउटसाइड वॉज एक्सट्रीमली प्लीजेंट एंड हेंस वी डिसाइडेड टू। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। यूटिलाइज अवर टाइम वॉचिंग द टेलीविजन, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, या फिर एंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन, या फिर रिमेन सीटेड इन आउट रूम्स इन द बंगलो। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि एंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन, ये आपका सही होगा। अगला देखते हैं 44। और जो ऊपर प्रश्न आया था ये कंप्लीट करना था वाक्य, ये चीज का ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए लास्ट में डैश बना हुआ था, कहने का मतलब था द वेदर आउटसाइड वॉज एक्सट्रीमली प्लीजेंट, यानी कि जो बाहर का मौसम है वो अत्यंत आनंददायी था। एंड हेंस वी डिसाइडेड टू, इसलिए हमने निर्णय लिया। और इसको आगे कंप्लीट क्या करेगा, एंजॉय अ मॉर्निंग राइड इन द ओपन, इस टाइप से आपका होगा। 44 प्रश्न है, सी सेड टू हर ब्रदर डू नॉट बाई मैंगोज इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी सी आस्क्ड हर ब्रदर। डू नॉट बाई मैंगोज, नॉट टू बाई मैंगोज, डू नॉट बाई मैंगोज, या फिर डू नॉट टू बाई मैंगोज। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो नॉट टू बाई मैंगोज जो है ये आपका जो है वो सही होगा, उस रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पूछा गया था। 45 प्रश्न आपका है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, आपको बताना है कौन सा जो है इसमें सही जो मीनिंग है वो निकलता है। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स, इसका आपको बताना है सम सेंटेंस इन एक्टिव पॉसिव वॉइस करके। लेट नॉट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड, कौन ये होगा, या योर एल्डर्स नेट लेट नॉट बी इंसल्टेड, इस टाइप से तीसरा चौथा ऑप्शन दे रखा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आज का सी वाला जो है वो बनेगा लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाई यू। लेट वाले सेंटेंस वगैरह सब टाइप के मैंने जो है आपको इससे पहले कराए हुए हैं। अब लास्ट के जो 5 प्रश्न हैं वो आपके आते हैं रीजनिंग के। तो सबसे पहले 46 नंबर प्रश्न आपको है, कथन दे रखे हैं, निष्कर्ष दे रखे हैं, बताना है सभी गुलाबी जो है वो फूल है। मैंने इस तरीके का प्रश्न कैसे आपको बताया करने को, आपको इस टाइप से गोला बना लेना है, गुलाबी को जी से हम लिख देते हैं। कह रहा है कि सभी जो गुलाबी हैं वो क्या है, फूल हैं। तो एक बड़े से गोले में जिसको हम फूल लिख सकते हैं, ये सभी जो है गुलाबी जो है इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो सभी गुलाबी फूल हैं, पहले वाला हमने यहाँ पर बना दिया। फिर कह रहा है सभी फूल जो हैं वो सुगंधित हैं। अब जो जितने फूल हैं ये सभी किस में आ जाएंगे, सुगंधित में आ जाएंगे। इस टाइप से आपका जो है वो बन जाएगा। अब इस पर बेस्ड निष्कर्ष है, कह रहा है कि कुछ फूल गुलाबी हैं, तो देखिए ये फूल हैं और ये जो है वो गुलाबी हैं। कुछ फूल गुलाबी हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि कुछ तो दर्शा रहा है। अगर सभी की बात की गई होती कि सभी फूल गुलाबी हैं तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये हिस्सा बाहर वाला खाली भी है। और कुछ फूल जो है वो गुलाबी हैं, तो ये तो आपका सही है। कुछ सुगंधित फूल हैं, अब देखिए ये पूरा बाहर वाला जो है ये सुगंधित में आ रहा है
और कह रहे हैं इसमें से कुछ हैं भाग वो जो है वो फूल हैं, तो कुछ सुगंधित देखिए फूल का अंदर वाला हिस्सा दर्शा रहा है, तो ये बात मैं जो दूसरा दे रखा है ये भी आपका सही है। आंसर आपका सभी निष्कर्ष जो है वो पालन करते हैं, ए वाला ही जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 नंबर, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित ही ना हो। हिप हॉप, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नृत्य की बात हो रही है। कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ओडिसी हो गया, ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, जबकि हिप हॉप ये आपका विदेशी नृत्य शैली है। तो भिन्न कौन सा हुआ, ए वाला हुआ। आंसर आपका हिप हॉप यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 48 नंबर प्रश्न आपका, एक निश्चित कोड में जो स्टेयर है इसको ये लिखा जाता है, उसी कोड में जो माउल्ड है उसको क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टेयर को ये लिखा किस टाइप से गया है। तो एस का 19 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, तो स्टेयर में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी कि जो मान है वो आपका जो है एक से अधिक संख्या है। ये तो आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू देखनी होती है। एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आपकी 19 ही होती है, तो एस का 19 दे रखा है, ये तो बिल्कुल सही है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, यहाँ पर भी सही है, तो प्लेस वैल्यू ही है, बाकी आपको देखना नहीं है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर सिंगल 1। आर की आपकी उसके आगे देखेंगे तो 18 होती है, एक 8 है। और ई की जो है वो 5 होती है। प्लेस वैल्यू का मतलब वो किस नंबर पे आता है, जैसे ई है, ए बी सी डी ई 5वें पर आता है, यानी उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस टाइप से यहाँ पर दे रखा है। अब माउल्ट को भी इस टाइप से देख लीजिए, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी, 13 होती है, तो 13 देखिए चारों में ही है। ओ की क्या होती है, तो आपकी 15 होती है, तो 15 देखिए सी में है और डी में है। उसके बाद अगर यू की देखेंगे तो आपकी 21 होती है, तो आपका सी वाला ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में 21 दे रखा है, तो सी वाला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 13 15, उसके बाद 21, फिर 1 2 4, इस टाइप से आपका हो जाएगा। 49 प्रश्न सेकंड लास्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न होगा 50 नंबर। 49 प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहाँ पर जो है आपको दे रखा है कि पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत ज्यादा जो है वो गिर गया, और दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम जो उत्पाद है उस पर कर जो है वो कम कर दिया। ये दो पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि ए यहाँ पर कथन कारण है और कथन बी जो है उसका परिणाम है, या फिर यदि कथन बी जो है कारण है और कथन ए उसका परिणाम है, या ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है, या ए और बी दोनों जो है कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम है। कौन सा इनमें से सही होगा, तो आप यहाँ पर दोनों ही देख पा रहे हैं, बताइए। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में बी वाला सही होगा। यदि कथन जो है यहाँ पर जो बी है ये क्या है, ये इसका जो है वो कारण है, और जो कथन ए है वो उसका जो है वो परिणाम है। अब इस चीज को समझिए, टैक्स जो है वो कम होने से ही पेट्रोल का दाम गिरा है। यहाँ पे लिखा ना पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पाद पर कर जो है वो कम कर दिया गया। जब टैक्स कम किया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा, और दाम पिछले सप्ताह बहुत ज्यादा जो है वो पेट्रोल का इसी चक्कर में जो है वो गिर गया। उसका परिणाम क्या हुआ, टैक्स कम करने का परिणाम ये हो गया, तो आपका इसीलिए ए वाला जो है परिणाम हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, उस विकल्प को यहाँ पर चयन करना है आपको जो कि दोनों एक, जैसे कि ये इससे संबंधित है तो ये किससे संबंधित होगा, यानी कि जापान येन से संबंधित है तो कोरिया उसी प्रकार किससे संबंधित होगा। तो आप जानते हैं जापान की जो मुद्रा है वो येन होती है, तो कोरिया की मुद्रा क्या होगी, वॉन होती है, डॉलर होती है, पौंड होती है, फिर भाट होती है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका वॉन जो है यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो कोरिया है वहां की मुद्रा जो है वो वॉन होती है। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि विश्व वानिकी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 8 मार्च ऑप्शन ए, 21 मार्च ऑप्शन बी, 5 जून ऑप्शन सी, 22 जून ऑप्शन डी। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे की जो लाइव टाइमिंग है ये पेट के एग्जाम के प्रैक्टिस सेट के लिए है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं।
इससे पहले के प्रश्न देखे हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस सेट नाम से बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।